एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। आई नो आप सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन के लिए। ठीक है, तो फटाफट से पहले सेशन को शेयर कर दीजिए, राइट एवरीवन, क्योंकि सेशन शेयरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कोई स्पीड टेस्ट डिस्कशन ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है ना। तो अगर हम देखें तो किसी भी स्पीड टेस्ट की एक्यूरेसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इफ द एक्यूरेसी इज देयर तो आप किसी भी स्पीड टेस्ट के थ्रू आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। सो हेयर आई एम वेलकमिंग यू ऑल इन द मेंस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन ST नंबर 0201 हमने लास्ट वीक में किया हुआ था, अब 02 की बारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, किस बात की देरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 से 30, देखो ये क्वेश्चन अगर हमने एक बार बना लिया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इनको करना है आपको रीअरेंज। A to G दिया हुआ है ना। इसमें ये बता दिया क्या कि D और G जो है वो ऑलरेडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, तो काफी ज्यादा आसान हो जाता है और आसान हो जाएगा इसको हमें अरेंज करना। D मतलब फोर्थ और A से लेके G तक सेंटेंस है, तो फोर्थ और लास्ट ये दोनों ऑलरेडी अरेंज है। ठीक है, तो चलिए अरेंज करते हैं। सेंटेंसेस में हमने देखा कि हमारा D वाला पार्ट यानी ये फोर्थ ऑलरेडी फिक्स है, और टोटल सेंटेंस कितने हैं 5 6 7, और ये सेवेंथ वाला फोर्थ और सेवेंथ हमारा फिक्स है। यानी हम यहाँ पे अगर 1 2 3 के टाइप में लिखे ना 4 5 6 7, तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो G हमारा फिक्स है और ये फोर्थ D, तो 1 2 3 5 6 सिर्फ 5 सेंटेंसेस आपको अरेंज करने हैं। तरीका देखो, लिखा है इट, पढ़ने से पहले ये देख लो या तो पहले पढ़ लो तो ज्यादा अच्छा है। इट कॉन्टिन्यूज टू परसिस्ट बिकॉज देयर इज अ मैल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन, मतलब बहुत ही गैर कानूनी तरीके से फूड ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एंड दैट इज हैपनिंग इन स्पाइट ऑफ द PDS। इन द अर्ली 1990s, अगर 1990 की बात करें, वी वर नॉट फेसिंग फूड शॉर्टेजेस, हमें खाने की कभी कमी नहीं होती थी। दैट डिडंट मीन दैट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर वॉज एड्रेस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें हंगर या भुखमरी की प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया। पोस्ट लिबरलाइजेशन प्राइवेट प्लेयर्स हैव अ ग्रेटर रोल टू प्ले इन द इकोनॉमी, जो प्राइवेट कंपनी के लोग होते हैं ना वो इसमें काफी हद तक अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पे लिखा है वन हैज टू रिकॉग्नाइज दैट वी हैव अ डिफरेंट पॉलिटिकल इकोनॉमिक रेजाइम, हमारा अलग अलग अपनी इकोनॉमिक स्कीम है। जब FCI सेटअप हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, सो द FCI वाज फॉर्म्ड इन 1965, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसे आप बोलते हैं, एज अ रिस्पॉन्स टू अ सिग्निफिकेंट फूड शॉर्टेज इन द कंट्री। फ्रॉम देन वी हैड प्रोग्रेस इन फूड प्रोडक्शन, और तब से हम फूड प्रोडक्शन में प्रोग्रेस कहीं ना कहीं कर रहे हैं। बट देन यू ऑल्सो नीड रेगुलेशन फॉर दोज प्लेयर्स, लेकिन उनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन की तो जरूरत पड़ेगी ही ना पड़ेगी। सो इफ टुडे देयर इज अ परसीव्ड कंसर्न अबाउट द गवर्नमेंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम, अब आप लोग देखो, बट वन हैज टू रिकॉग्नाइज पोस्ट लिबरलाइजेशन इन द अर्ली 1990s, इट कंटिन्यूज, इन सबको अगर देखोगे तो कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ना कुछ कहीं से लिंक है। तो हम देखेंगे तो FCI के बारे में ही, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही, तो यही हमारा पहला होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो है FCI का पहले फॉर्मेशन बताएंगे कैसे हुआ, फिर बताएंगे कि 1999 में किस तरीके से चीजें होती थी। ठीक, फिर उसके बाद आप इसमें क्या करोगे ये बताओगे, और ये कैसे होता रहा, ये कंटिन्यू होता रहा टू परसिस्ट, एग्जिस्टेंस में रहा, दैट देयर इज अ मैल डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ आपका ऑलरेडी अरेंज है, फिफ्थ सिक्स को अरेंज करना आसान होगा कि बट देन और वन हैज टू रिकॉग्नाइज, तो ऑब्वियस सी बात है पहले क्या आएगा कि पहले अगर हम इसके बाद देखेंगे जो सेटअप हुआ था जब FCI, बट देन यू ऑल्सो नीड, लेकिन उस समय में भी रेगुलेशन की जरूरत होती थी, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा F नहीं, क्योंकि पहले आप बताओगे लिबरलाइजेशन में पहले प्राइवेट प्लेयर्स का क्या रोल था, उसके बाद रेगुलेशन की बात आएगी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा C और ये हो जाएगा F। हो गया अरेंज। तो जब आपने ये अरेंजमेंट किया तो फर्स्ट क्या है आपका E, तो यहाँ पे आंसर हम मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर E। देन आपसे पूछा गया थर्ड क्या है आपका, तो थर्ड अरेंजमेंट में हमने क्या किया है, थर्ड अरेंजमेंट में हमने किया है A, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर हमने सेकंड में क्या अरेंज किया था, सेकंड में हमारा था B, E के बाद डायरेक्टली B आया था ना,
तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर फिफ्थ हमने क्या अरेंज किया, क्योंकि डी वाला तो 4 था, तो फिफ्थ क्या था, सी, है ना, इसका अरेंजमेंट कहीं लिख लेना, तो सी हो जाएगा। एंड लास्ट 6 सेंटेंस, यानी कि जी से पहले वाला जो सेंटेंस क्या था, दैट वाज एफ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। देखा, एक बार अरेंज किया, 5 क्वेश्चंस मिनट्स में सॉल्व हो गए, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको पैसेज दिया हुआ है, उसमें कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, है ना, उसके अगेंस्ट आपको 3 वर्ड सजेस्ट किए गए हैं और आपको अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है। तो पहले तो हम पैसेज पढ़ेंगे, क्योंकि बिना पैसेज पढ़े कुछ भी कह पाना इज नॉट इजी, राइट। ये चीज समझ रहे हो। रशियाज कैंडिडेट वैक्सीन, जो रशिया की कैंडिडेट वैक्सीन है फॉर कोविड-19, रशिया में कोविड-19 में वैक्सीन क्या की गई थी, भेजी गई थी इंडिया से, दैट अपीयर्स टू हैव फाउंड अ मिडवाइफ इन इंडिया। भारत में रशिया के कैंडिडेट एक मिडवाइफ की तरह कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, अपीयर हो रहा है। जो रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड है RDIF, विच इज पायलटिंग दी स्पुतनिक वी वैक्सीन, जो अब स्पुतनिक वी वैक्सीन की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्होंने अनाउंस करी है पार्टनरशिप विद हैदराबाद जो बेस्ड डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी है, किस लिए, टू कंडक्ट अ फेज 3 ट्रायल। देखो ये क्या थी, बूस्टर थी स्पुतनिक वाली, तो फेज 3 ट्रायल के लिए भेजा गया, और लार्ज मल्टी लोकेशन ह्यूमन ट्रायल्स, और लार्ज मल्टी अलग अलग लोकेशंस में जाके ह्यूमन ट्रायल्स किया यहाँ पर। सो द कैंडिडेट वैक्सीन डेवलप्ड बाय रशियाज गैमेलिया, जो कैंडिडेट वैक्सीन बनी वो किससे बनी, किसके द्वारा डेवलप की गई, जो रशिया के गैमेलिया हैं। किस चीज के लिए, टू प्रूव safe and efficacious, the RDIF would supply 100 million doses through its partnership with, तो रशिया कितने डोजेस सप्लाई करेगी, 100 मिलियन डोजेस सप्लाई करेगी अपनी पार्टनरशिप के दौरान विद डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, जो डॉक्टर रेड्डी की लेबोरेटरी है उससे। सो हाउएवर देयर इज नो एग्रीमेंट टू मैन्युफैक्चर द वैक्सीन। हालांकि अगर देखा जाए तो ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं कि वो वैक्सीन मैन्युफैक्चर करेंगे, वो उसके डोजेस ही दे देंगे सीधा। Here, unlike the deal between the Pune-based Serum Institute of India and the UK-based AstraZeneca for the Oxford University developed Cadoxil vaccine. अब यहाँ पे ये बता रहे हैं जो पुणे बेस्ड सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और जो यूके बेस्ड एस्ट्राजेनेका है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए, उन्होंने कौन सी वैक्सीन डेवलप करी, CHA डॉक्स-1, है ना। सो स्पुतनिक वी इज being developed as a 2-dose vaccine. स्पुतनिक वी कैसी डेवलप हुई, 2 डोज की वैक्सीन जैसे, on a human adenovirus vaccine platform. Several vaccines that are in development, बहुत सारी ऐसी वैक्सीन है जो ऑलरेडी अभी डेवलपमेंट है, जिसपे अभी काम चल रहा है ना, और ऑल्सो बीइंग डिप्लॉयड ऑन सिमिलर प्लेटफॉर्म्स, उन्हीं प्लेटफॉर्म्स में भी उनको भी डिप्लॉय किया गया, मतलब तैनात किया गया, कि मतलब उनमें भी काम चल रहा है। एंड द एविडेंस, और जो इसके फैक्ट्स हैं, सो फार इज दैट नन ऑफ दीज हैज बीन कमर्शियली अप्रूव्ड। लेकिन अगर देखा जाए तो इस फैक्ट से कहीं दूर दूर तक कोई नाता नहीं, क्योंकि उनको कमर्शियली अभी तक अप्रूव नहीं किया गया फॉर यूज इन ह्यूमंस, दो देयर इज एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन फॉर इबोला, इसलिए क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन है इबोला के लिए। सो रिजल्ट्स ऑफ फेज 1 एंड फेज 2 ट्रायल्स ऑफ द वैक्सीन, जो रिजल्ट्स थे फेज 1 और फेज 2 वैक्सीन के ट्रायल्स के जो लैंसेट में पब्लिश हुए, वो ये सजेस्ट करते हैं, द एविडेंस सो फार इज दैट इट हैज प्रूवन सेफ एंड एफिकेशियस एनफ टू प्रोग्रेस नेक्स्ट स्टेज टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ ट्रायल्स, कि अगली स्टेज ऑफ ट्रायल्स में वो करे जा सके। तो कंट्रोवर्शियली अगर देखा जाए, इतना विवादित होने के बावजूद, स्पुतनिक वी हैज बीन ग्रांटेड अ प्री अप्रूवल बाय रशियाज रेगुलेटर्स, जो रशिया के रेगुलेटर्स है, इतनी सारी कंट्रोवर्सी होने के बावजूद भी स्पुतनिक वी को एक अप्रूवल, प्री अप्रूवल रशिया के रेगुलेटर के द्वारा दे दिया गया, इवन बिफोर, बिना फेज 3 ट्रायल से पहले, कंप्लीट होने के पहले। सो देयर इज अ पॉलिटिकल प्रेशर है ग्लोबली, किस पे, जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, कि टू गेट अ वैक्सीन आउट ऑफ द अर्लीस्ट, कि वैक्सीन जल्द से जल्द मिल जाए। Thus it is incumbent on a company conducting such trials to be particularly vigilant. इसीलिए इस तरीके के जो ट्रायल्स चल रहे हैं तो उनमें कहीं ना कहीं they should be vigilant, मतलब उनको क्या होना पड़ेगा, विजिलेंट होना पड़ेगा, that all good practices and necessary protocols are followed, कि for that we have to follow the necessary protocols, है ना, हमें उन protocols को follow करना होगा। It is well acknowledged that
2/3 ऑफ द मोस्ट कॉमन वैक्सीन, ये मतलब बहुत अच्छे से पता है कि जो मोस्ट कॉमन वैक्सीन है उसका 2/3 हिस्सा प्रोड्यूस ग्लोबली आर मेड इन इंडिया, उसका 2/3 भाग पूरा का पूरा इंडिया में बनाया गया। सो द सेरम इंस्टीट्यूट हैज कमिटेड, सेरम इंस्टीट्यूट ने इस बात पे कमिटमेंट दिया कि दैट दे विल प्रोड्यूस 100 मिलियन डोसेस ऑफ इट्स वैक्सीन फॉर इंडिया, भारत के लिए बनाएंगे 100 मिलियन डोजेस एंड अदर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, और वो कंट्रीज जो लो और मिडिल इनकम की हैं, एट लेस देन $3 पर डोज, $3 पर डोज होगा। रिपोर्टेडली हाफ ऑफ दीज आर फॉर इंडिया, इनमें से अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो इसमें से जो डोजेस बनेंगे उसमें हाफ किसके लिए हैं, भारत के लिए। ऑल इन ऑल अगर देखा जाए सो देयर सीम्स टू बी अ गारंटी फॉर ओनली अबाउट 150 मिलियन डोजेस फॉर इंडिया। अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो 150 मिलियन डोजेस भारत के लिए हैं, विच गिवन द कंट्रीज पॉपुलेशन इज, जो कंट्री की पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं बड़ा नंबर है ना। So all of this is of course does not account for the vaccines that are being indigenously developed in India. कोवैक्सीन बाय भारत बायोटेक, जो कोवैक्सीन बनाई गई भारत बायोटेक के द्वारा, दैट इज बेस्ड ऑन अ स्ट्रेन सोर्स फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड ZyCoV-D, द प्लाज्मिड DNA वैक्सीन बीइंग डेवलप्ड बाय Zydus Cadila इन phase 2 ट्रायल्स नाउ। अब अगर देखा जाए जो phase 2 के ट्रायल्स है, बोथ आर बीइंग टेस्टेड फॉर देयर एबिलिटी, अपनी एबिलिटी के लिए उनको टेस्ट किया जा रहा है टू प्रोड्यूस अ सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स, जिससे कि सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स मिले। सो ओवरऑल देखा जाए पैसेज इज ऑल अबाउट वैक्सीन्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि द कैंडिडेट वैक्सीन, तो हैड द कैंडिडेट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट वैक्सीन या वर द कैंडिडेट। तो जब आप यहाँ पे देखोगे ना, ठीक है, जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं लॉ ऑफ इन्वर्जन है। लॉ ऑफ इन्वर्जन का मतलब होता है कि हैड लग जाएगा, है ना, क्या लग जाएगा, हैड लग जाएगा। अकॉर्डिंगली यू विल सी हैड लग जाएगा अगर, तो आगे चीजें थोड़ा सा देखोगे, सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में नहीं है। तो वर द कैंडिडेट वैक्सीन जो थी प्रोवाइडेड या डेवलप्ड बाय रशियाज गैमिलिया, तो उसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे सिर्फ सी आएगा, ओनली 5, कि वर से बेटर और कुछ नहीं हो सकता, कि वर द कैंडिडेट वैक्सीन डेवलप्ड बाय रशियाज गैमिलिया। ठीक, देयर इज पॉलिटिकल प्रेशर, तो इमेंस पॉलिटिकल प्रेशर, एक्सेसिव या रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड तो होता है लिमिटेड के लिए, जो चीजें बाउंडेशन में है। एक्सेसिव मतलब इन एक्सेस, कोई चीज बहुत ज्यादा है। इमेंस मतलब बहुत ज्यादा इंटेंस है, बहुत ज्यादा इंटेंस पॉलिटिकल प्रेशर होता है जब किसी चीज में। तो यहाँ पे इंटेंस भी आ सकता है और एक्सेसिव भी आ सकता है। क्या ए और बी दोनों आ सकते हैं या रिस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं? क्योंकि ग्लोबली जो रेगुलेटरी एजेंसीज की अगर हम बात करें तो इमेंस और एक्सेस प्रेशर होगा, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, जो इसका अपोजिट है। तो अगर हम देखेंगे तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे अप्रोप्रिएटली फिट हो रहे हैं कि एक्सेसिव पॉलिटिकल प्रेशर था, ज्यादा प्रेशर था, इमेंस प्रेशर था। देन it is incumbent on a company conducting such trials to be particularly vigilant, कि मतलब एकदम केयरफुल होना पड़ेगा that all good practices and necessary protocol जो हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो वर्ड यूज हुए हैं क्या, स्क्रपलेसली और इम्पेटुअसली। तो स्क्रपलेस से अगर मीनिंग देखोगे ना तो वही चीज निकल आएगी, है ना। तो इम्पेटस भी हम बोलते हैं, है ना। तो एक केयरफुल और थॉरो विजिलेंस की क्योंकि बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, केयरफुल। तो इम्पेटस भी यही होता है। मेटिकुलस क्या होता है, एकदम इनएविटेबल, एविटेबल, दैट इज अवॉइडेबल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों सेम मीनिंग बात कर रहे हैं। तो केयरफुल विजिलेंट होना चाहिए था। सो हेंस यू विल सी बोथ ए एंड बी या ए एंड सी। बताइए, कई लोग इससे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। बताइए, स्क्रपलस या इम्पेटस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बी का मीनिंग ना होकर के मेटिकुलस होता है केयरफुली, और इसका मतलब होता है विदाउट एनी केयर। तो ये तो रिजेक्ट हो गया, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो बचा हमारे पास बोथ ए एंड सी, ये दोनों आ जाएंगे, स्क्रपलसली और मेटिकुलसली फॉलो करे जाने चाहिए। ठीक है। एस में देखो क्या आएगा, ऑल इन ऑल देयर सीम्स टू बी अ गारंटी फॉर ऑल ओनली अबाउट
150 million doses for India, which given the country's population, minuscule मतलब that is very small, significant यानी कि that is important, miniature भी small या टिनी के बारे में बात करता है। तो क्या करें, जो पॉपुलेशन है वो 150 मिलियन डोजेस के सामने तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो डोजेस क्या हो जाएंगे, बहुत छोटे हैं उनके सामने। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ए और सी सेम मीनिंग डिफाइन कर रहे हैं, तो हेंस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इन फेज 2 ट्रायल्स की बात करें, दोनों को टेस्ट किया गया फॉर देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ सेटिस्फैक्ट्री इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यूनिटी अगर कर देते तो इम्यूनिटी के साथ रिस्पॉन्स ना आता, तो एक एडजेक्टिव की जरूरत है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सिर्फ बी ही हमारा करेक्ट होगा, तो आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 1 ओनली बी जो इसके साथ जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट 36 से 40 में आपको ब्लैंक दिया होगा और आपको 3 वर्ड्स दिए होंगे, आंसर चॉइसेस आपको सेलेक्ट करनी है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक इसमें केयरफुली आपको करना होगा चूज। लिखा है इंडिया हैज अ कैपेबिलिटीज फॉर वैक्सीन मैन्युफैक्चर, भारत के पास वैक्सीन मैन्युफैक्चर की कैपेबिलिटी है, योग्यता है, स्टोरेज की योग्यता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीजनेबल टाइम। लेकिन जो वैक्सीन है, बट द वैक्सीन्स मस्ट गो थ्रू देयर लॉन्ग जेस्टेशन टू इंश्योर सेफ्टी, मतलब जिन चीजों को आप अवॉइड नहीं कर सकते, यू शुड बी वेरी मच केयरफुल फॉर दैट। तो इनएविटेबली या अनअवॉइडेबल ये दोनों ही यहां पे आ सकते हैं, नहीं, यानी कि दैट इज कोई चीज जो होने वाली हो, सर्टेन टू हैपन। इनएविटेबल यानी अनअवॉइडेबल भी होता है बेटा, लेकिन अगर यहां पे वी नीड एन एडवर्ब, सो अकॉर्डिंगली अनअवॉइडेबल तो नहीं होगा, इसीलिए यहां पे सेव हो जाएगा इनएविटेबली, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहां पे करेक्टली फिल हो जाएगा, लॉन्ग जेस्टेशन। यहां पे देखो, द न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन जो एनबीए है, हैज टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट, उसने सुप्रीम कोर्ट को बताया टू मेक इट्स कोड ऑफ एथिक्स, कि अपने कोड ऑफ एथिक्स बनाए, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट एयरिंग मेलिशियस, मेलिशियस मतलब जो बहुत ज्यादा डैमेजिंग है, बायस्ड है एंड कंटेंट एप्लीकेबल टू ऑल टीवी न्यूज चैनल। तो देखो रेग्रेसिव मतलब जो नीचे डाउनफॉल हो रहा है, डेरोगेटरी यानी कि जो चीजों की डिसरेस्पेक्ट करते हैं, जो डिसरेस्पेक्टफुल रिमार्क्स होते हैं, प्रोग्रेसिव मतलब जो आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पे आप क्या देखोगे, यहां पे चीजें क्या हो रही हैं, अब मेलिशियस है, सब नेगेटिव वर्ड्स आ रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली हमारा रेग्रेसिव ही होगा, सो मार्क करेंगे आंसर ओनली ए एज द करेक्ट आंसर, ना ये होगा ना ये होगा, ठीक है। चलो 38, द एनबीए सजेस्टेड, एनबीए ने सजेस्ट किया दैट द कोर्ट डायरेक्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्या करती है, डायरेक्ट करती है, क्या, किस चीज के लिए, टू इंक्लूड इट्स कोड इन द प्रोग्राम कोड ऑफ द केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स, कि अपने कोड को किसमें इंक्लूड करें, केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स के अंतर्गत, जो कि 1994 के है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, या वर्चुअस के हम बारे में बात करें, तो वर्चुअस क्या होता है, वर्चुअस की अगर हम बात करते हैं तो वर्चुअस इज व्हाट, वर्चुअस मतलब व्हेन यू बिहेव इन अ गुड वे, है ना, बहुत अच्छे वे में आप जब बिहेव करते हो, तो एथिकल भी वही होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ए और बी दोनों आ जाएंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, दैट इज द कोड इन द प्रोग्राम कोड ऑफ द केबल टेलीविजन। क्वेश्चन नंबर 39, अमेंडमेंट ऑफ क्लॉज जो है सबसेक्शन 1 का ऑफ सेक्शन 3 कि उसमें इंक्लूड करना है पब्लिक सर्वेंट को, ऑल्सो विद इन इट्स टू प्रोवाइड दैट नो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी एक्सेप्टेड बाय एनी पब्लिक सर्वेंट, कोई भी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किसी भी तरीके का फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाएगा। तो एक स्कोप की बात कर रहे हैं कि विद इन इट्स स्कोप, अपने दायरे में, डिग्री, एक्सटेंट या एम्बिट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो ए और सी दोनों सेम बात कह रहे हैं, तो मार्क क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर 4 एज दी करेक्ट आंसर, जो यहाँ पे करेक्टली फिल हो सकता है दोनों ही वर्ड्स। एंड फिल इन द ब्लैंक्स का लास्ट क्वेश्चन, न्यू रेगुलेशंस पुट कंडीशंस, जो नए नए रेगुलेशंस है वो कैसी कंडीशन करते हैं, ऑनरस कंडीशन,
ऑनरस कंडीशन कैसी कंडीशन होती है? दैट इज रिस्पॉन्सिबल और ज्यादा ड्यूटी, है ना, तो एक्सेसिव भी हो सकती है। जैसे कि ऑन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन दैट हैव पार्टनरशिप्स, जिसमें फाइनेंशियल नेचर भी इंक्लूड होता है। तो अकॉर्डिंगली यू विल सी कि ए और सी एक्सेसिव यानी कि कोई चीज जो एक्सेस में है, ठीक है। अकॉर्डिंगली यू विल सी यहाँ पे ए सी आ जाएगा करेक्ट आंसर। 41 से 45 में आपको ढूंढना है एरर्स, यानी ये क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए एकदम बाएं हाथ का खेल है। डेली आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस भी करते हो सेशन में, ठीक है। तो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करते हैं। ही वॉज मेड टू सिंग एट हिज फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी, क्या इसमें कोई एरर है? करेक्ट, वॉज के साथ V2। रोहन लिव इन कोलकाता फॉर 5 years, 5 साल से रह रहा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और फॉर 5 years लिखा हुआ है तो प्रेजेंट टेंस भी नहीं होगा, मतलब पास्ट से बात कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस किसका है? पास्ट परफेक्ट, जिसके साथ आता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। तो यहां पे हो जाएगा रोहन हैड बीन लिविंग इन कोलकाता फॉर 5 years। बाकी सेंटेंसेस तो करेक्ट होते, यानी कि एरर वाला सेंटेंस हो गया ऑप्शन नंबर 2, तो बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी आगे। नेक्स्ट देखो, शिप्रा वॉच टेलीविजन व्हेन हर फ्रेंड केम इन। 2 टास्क हो रहे एक साथ। जब उसका फ्रेंड आया तो शिप्रा क्या कर रही थी? शिप्रा वॉज वॉचिंग टेलीविजन, तो यहां पे क्या हो जाएगा? वॉज वॉचिंग। पहले में ही एरर निकल आई, तो एक से ज्यादा में तो कोई एरर हो नहीं सकती, तो 1 आंसर हो जाएगा। आई हैड डिनर लास्ट नाइट एट 9 o'clock, पास्ट टेंस की बात कर रहा है, तो है ना, तो जब पास्ट टेंस की बात कर रहा है तो बिल्कुल सही है, हैड लगा हुआ है, हैड के साथ वर्ब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। द चेयरमैन्स कमेंट्स, द चेयरमैन के कमेंट्स हैं ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट मैसेज फॉर दिस टूर हैज बीन जनरली प्रेज्ड। अब एक बात बताओ, हैज बीन, चेयरमैन्स के कमेंट्स की बात कर रहे हैं, कमेंट्स क्या है? प्लूरल, तो यहां पे हमारी वर्ब जो होनी चाहिए थी वो भी प्लूरल होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे हैज रॉन्ग है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? हैव बीन जनरली प्रेज्ड। नेक्स्ट, 4 क्विंटल्स ऑफ वुडन कोल इज हिज एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर द यूनिट। किसी भी यूनिट के लिए वो 4 क्विंटल की कोल है, उस इज हिज एनुअल रिक्वायरमेंट, उसकी एनुअल रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम ऑल द क्वार्टर्स वॉज रिसीव्ड, फाइनेंशियल हेल्प सिंगुलर है तो वॉज भी सिंगुलर, करेक्ट। अ नंबर ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक्स, अ नंबर ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक्स की बात करें, आर अवेलेबल इन दी लाइब्रेरी, करेक्ट, नो इशू। द बैंकर्स एसोसिएशन हैज सबमिटेड अ मेमोरेंडम फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर डिमांड्स। बैंकर के एसोसिएशन ने किया ना, कोई पर्सन तो है नहीं कि आप यहाँ पे देयर कर दोगे, सो हेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट्स डिमांड्स, जो बैंकर एसोसिएशन की डिमांड थी उसको फुलफिल किया, सो हेंस द एरर इज इन पार्ट 4th सेंटेंस। नेक्स्ट, द किंग विक्रमादित्य लव्ड हिज सब्जेक्ट एंड डिड अ लॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ देम। वेलफेयर ऑफ देम बताइए, लव्ड हिज सब्जेक्ट एंड डिड अ लॉट, तो लव्ड हिज सब्जेक्ट्स, अपने बारे में, सब्जेक्ट तो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करती है ना, मैथ इंग्लिश रीजनिंग, तो यहाँ फर्स्ट में ही एरर निकल आई, तो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या करना है, 4 वर्ड्स बोल्ड टाइप दिए हैं, इनमें से कुछ रॉन्गली स्पेल्ड हो सकते हैं या इनअप्रोप्रिएट हो सकते हैं, वही आंसर आपको चूज करना है। तो सबसे आसान यही होता है, देखो लिखा है एनफोर्समेंट ऑफ लॉज क्लीन एंड एफिशिएंट, करेक्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन वाज व्हाट ब्रिटिश रूलर डिस्पेंस्ड, करेक्ट, इन इंडिया थ्रू दी गवर्नमेंट मशीनरी, करेक्ट, नोन एज ब्यूरोक्रेसी, स्पेलिंग रॉन्ग नहीं है, क्रेसी में CRACY होता है ना, ई तो होता नहीं है, तुरंत पकड़ में आ गई एरर, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, स्केर्सली हैड आई फिनिश्ड रिलेटिंग द इंसिडेंट देन शी फॉल अस्लीप। देखो, जब कहीं भी स्केर्सली, बेयरली, रेयरली इस तरीके के वर्ड्स होते हैं तो दे टेक, अगर मतलब इनसे सेंटेंस स्टार्ट होता है तो ये लॉ ऑफ इन्वर्जन के साथ साथ अपने साथ हमेशा व्हेन लेते हैं, और अगर कहीं पे रैदर है
या नो सूनर है, तो एज अ कंजंक्शन पेयर वो अपने साथ दैन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्केर्सली है। लॉ ऑफ इन्वर्जन तो ले ही रहे हैं, तो ये करेक्ट हो गया हेड। तो यहाँ पे दैन ही रॉन्ग है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, व्हेन। तो फोर्थ वाला पार्ट रॉन्ग है, तो आंसर भी हमारा यही हो जाएगा। नेक्स्ट, एज न्यू जनरेशन इज सीकिंग फॉर एनवायरमेंट, क्योंकि नई नई जनरेशन है, एम्प्लॉयमेंट के लिए इधर उधर भाग रही है, तो सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। तो जब सीकिंग लिखा होता है ना, सो देन नो प्रेपोजिशन इज नीडेड, क्योंकि सीकिंग मतलब आप एम्प्लॉयमेंट चाह रहे हो, रोजगार चाह रहे हो, ठीक है। फॉर गिव्स द रीजन, तो ये रॉन्ग हो जाएगा यहाँ से, तो नो प्रेपोजिशन, तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे फोर्थ। 49, इट विल बी शेयर फॉली टू एक्सपेंड सच फैसिलिटीज रेकलेसली। भैया मतलब ये एक ऐसा शेयर फॉली होगा कि इस तरीके की फैसिलिटीज जो हैं रेकलेसली नहीं बढ़ानी है, विदाउट गिविंग एनी थॉट, बिना कोई थॉट के। तो विद तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, सो वी नीड ओवर हियर दैट इज विदाउट। तो एरर किस में हो गई, थर्ड पार्ट में, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, इट इज अनफेयर टू डिनाई द फैसिलिटीज, ये अनफेयर होगा इन फैसिलिटीज को डिनाई करना, टू दी हैव नॉट्स व्हाट दे आर ऑथराइज्ड। कहने का मतलब है व्हाट दे आर, हैव नॉट्स में व्हाट नहीं लगता, चॉइस की बात होती है या पॉसिबिलिटीज की बात होती है, थिंग्स की बात होती है। सो वी नीड विच ओवर हियर, क्या चाहिए मैं, विच। हेंस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 एज द करेक्ट आंसर जो यहाँ पे फिल होगा। तो ये इनएप्रोप्रिएट था। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन ST नंबर 02। इसी तरीके से हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड ऑफ द सेशन। टिल देन थैंक यू एवरीवन।